आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकरार। बड़ी कोशिश करते हैं हम कि कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव हो, उस पर हम बात करें, वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन मसला यही है कि हमारे सोशल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं कि हमेशा हमें ऐसे ही टॉपिक पर बात करनी होती है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो मेरा, आपका, हर पाकिस्तानी का मुश्तरका मसला है जो कि है बढ़ती हुई महंगाई। इस महंगाई को ब्रेक कहाँ जाकर लगेगी? क्या ये महंगाई कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी? और ये कीमतें बढ़ने के बाद एक आम आदमी पर कितना ज़्यादा असर अंदाज होता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा हो जाता है, इस पर हम बात करेंगे, माहिरीन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, आम आदमी की कुव्वत खरीद से चीज़ें बाहर होती चली जा रही हैं। इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आ जाएं, सबसे पहले अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ सुनते हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र। महंगाई के बारे में कुछ बताएं, कितनी परेशान कुन है? महंगाई तो इन्नी है बेटा कि कोई हद हिसाब नहीं। ऐसी हुकूमत आई है कि गरीब बेचारे जो है ना उनको तो रोल दिया है। खाने के लिए जो घर का दो आदमी है ना 500-600 की सब्जी बनती है। अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया है। पेट्रोल भी महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें, हर जब पेट्रोल महंगा होता है तो किराया बढ़ जाता है। जब सस्ता होता है पेट्रोल तो किराया जो है कम नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही की आप। जो है हम मुसलमान हैं पर हमारे पीछे वो मुसलमान वाले तरीके नहीं है, वो तरीके नहीं है जो मुसलमान वाले के होते हैं। हम इतने बेईमान हैं कि हमने ना 10 रुपए की चीज़ ली है, दूसरे दिन देखा रेट चढ़ गया, हमने वो 50 की बेचनी है। तो जो गरीब बंदा वो कैसे अपना पेट भरे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगी? हुकूमत के लिए कोई पैगाम आपके पास? नहीं, हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? महंगाई है, महंगाई कम कर दें बस। अच्छा जी, ठीक है। ये सब्जी वाले भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा भाई जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अभी बताएं टमाटर का क्या रेट है, प्याज कितने का है? प्याज 60 रुपये, टमाटर 80 रुपये और ये अदरक 400 रुपये। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कीमतें बढ़ने से आपको कितना फ़र्क पड़ा है? हमारे सेल कम हो गया, प्रॉफिट नहीं, लॉस ही 8 दिन वाले। सेल कम होगी, लोग सब्जी भी खरीदने से नहीं, सब्जी महंगी बहुत कम है। आज ने क्या 1 किलो टमाटर ली है, घंटे से 1 किलो टमाटर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि हमारी सेल कम हो गई है। अब देखें, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये वो चीज़ें हैं जो कि हर खाने में, हर देसी खाने में डलती हैं। ये भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि किस हाल में। आगे चलें और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं, गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा। 20,000 रुपया तनख्वाह है, इसमें क्या करेंगे? 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इधर का भी खर्चा, घर का भी खर्चा, क्या करें? कोई फ़ायदा नहीं है इस गवर्नमेंट। 3 साल में इसने कुछ नहीं किया। तो आपके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, घर आपका किराए पे है, रोज़ाना आपको खाने पीने का इंतज़ाम करना है, तो कैसे भी चल रहा है घर? बस अल्लाह ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? ज़रा हम जानना चाहेंगे चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? आपको ज़्यादा मेरे से अंदाज़ा होगा कितनी बढ़ गई। आपकी तो दुकान है ना, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं दुकान। कम से कम 35%। आपके पास जो लोग चीज़ें खरीदने आते थे, ग्रोसरी लेने आते थे, क्या उनकी लिस्टें भी शॉर्ट हो गई हैं? बहुत ज़्यादा। अब कोई भी 5 kg नहीं लेके जाता, किलो 2 किलो लेके जाते हैं कि, और जो किलो वाला है वो पाव आधा किलो लेके जाता है बस। आप खुद भी ज़ाहिर पाकिस्तानी शहरी हैं, ये तो आपका कारोबार है, आपने भी रिस्क रोटी कमानी है। इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है, पैसे ही नहीं है, कहाँ से ला के डालें? जो पहले चीज़ 5,000 की आती, जब 7-8 हज़ार की आती। तो आपका कारोबार तो शदीद मुतासिर हो रहा है। बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट में महंगाई कुछ कम होगी या नहीं होनी? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये नहीं कर सकते। कोई पैगाम हुकूमत के लिए? पैगाम यही है जो इनको सामने है, सारा कुछ है कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही, क्या नहीं आ रही, सब कुछ इनको पता है। यहाँ जो टैक्सेस ख़त्म करें, गैल कैसे ऊपर जा रहा है, डेली ऊपर जा रहा है। आज भी 6 रुपये जो लीटर ऊपर गया है।
अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। ये परचून की दुकान है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर शेख खुरनोशे बेचते हैं। हर चीज़ की कीमत महंगी हो गई है। ये बता रहे हैं कि जो ऑयल का पैक 360 रुपये था वो 395 पे पहुँच गया और आज भी उसमें 6 रुपये का इजाफा हुआ है। चीनी महंगी हो गई है, आटा इनके पास मौजूद नहीं है, साबुन महंगा हो गया, मतलब हर चीज़ में 35% इजाफा हो गया है और आगे भी यही इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी कीमतें बढ़ेंगी। आम आदमी परेशान है, मज़ीद परेशान होता चला जा रहा है। यहाँ आ जाए, इन भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी दुकान है? जी जी। आज मुर्गी का क्या रेट है? आज है 340 रुपये। मुझे ये बताएं, पिछले कुछ दिनों में मुर्गी की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 100 रुपये ज़िंदा थी, अब 200 से ऊपर चली गई है। यानी कि 100% से ज़्यादा कीमत 100% से भी ज़्यादा हो गया। तो कोई ख़रीदने भी आ रहा है या ऐसे बैठे हुए हैं? नहीं, ये तो ऑर्डर है, तब में परचून तो नहीं काम चल रहा। आम जो लोग पहले आते थे वही लेगा जिसके घर में कोई मेहमान आएगा, वरना नहीं खरीद रहे। ज़ाहिर कैपेसिटी नहीं है, 400 रुपये केजी पड़ जाता है साग गोश्त। दालें भी इतनी महंगी हैं, कोई दाल भी जो है वो आपको, इस हुकूमत में सारी चीज़ें तेज़ हुई हैं। आप खुद भी ज़ाहिर घर ही चलाते हैं, घर मेरा के जनरल स्टोर भी है साथ। अच्छा, तो उसमें क्या भी सारी चीज़ें तेज़ हुई हैं। चीनी 50 रुपये केजी थी, वो 100 प्लस हो गई है। घी 150 पे 130 पे रेट था, अब 300 से ऊपर चला गया। आज का लोकल घी का रेट 340 हो गया। आज के दिन में 5 रुपये इजाफा हुआ है। ये हमारे एक सीनियर सिटीज़न है। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? कीमतें जो बढ़ गई हैं, कितनी परेशानी हो गई है? इतनी परेशानी कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई चीज़ ऐसी है जो कुव्वते खरीद में कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। आप सब्जी लेने चले जाएं, आलू लेने चले जाएं, गरीब आदमी आलू खा लेता था या दाल खा लेता था। अब दाल जो है वो गोश्त से भी ज़्यादा महंगी है। बिल्कुल सही है। और गोश्त जो है वो माशाल्लाह कहाँ जा रहा है। अवाम परेशान है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है जिसमें मैं बयान कर सकूं कि कितनी ज़्यादा परेशानी है और सिर्फ इतना सा पेट्रोल डलाता हूं कि घर से दुकान, दुकान से घर तक आ जाए। बहुत ही परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं आज हम। बस जान ही निकलनी बाकी रह गई है, बाकी तो सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और ये इसका पेट्रोल के पैसे निकल आते हैं जी? पेट्रोल के नहीं पैसे? जी, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाना हो वहाँ पे जाते हैं। अच्छा। जाहिर है अब इसमें नहीं जाएंगे तो 400-500 रुपया जो है वो रिक्शा टैक्सी का देंगे, कैब का, तो उससे तो बेहतर है कि इसमें 150-200 का पेट्रोल डलवाएं और वही काम करें। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि घर को चलाने वाली ख़वातीन होती हैं, वो महंगाई से कितनी परेशान हो गई हैं, कैसे किचन को मैनेज करती हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महंगाई के हाथों यकीनन आप भी परेशानी है। बड़ी परेशानी है। 1000 का नोट तो जो है ना वो 100 रुपया बन गया। सब्जी लो 200 से कम कोई सब्जी नहीं, 200, 250, 300। और जब ये चिकन वगैरह भी लेना हो तो समझे 1000 रुपये की हंडिया पकती है घर। इमरान खान साहब से कुछ कहना चाहेंगी आप? उन्हें यही कहना चाहेंगे कि अपनी आवाम पे थोड़ी से रहम दिली करें। जब तक वो नहीं आवाम का सोचेंगे तो फिर इस तरह तो सभी बददिन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस गुजारा ही है। और ऐसा क्यों हो गया कि बस गुजारे तक बात आ गई? बस हुक्मरानों की मेहरबानी है जिन्होंने ये काम कर दिया है, वरना ऐसा काम नहीं था। अच्छा, वोट आपने किसको दिया था? हमने तो दिया है नून दी कोई, पर जिन्होंने इसको दिया वो भी रो ही दी। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि सस्ती हैं अभी इस वक्त? पर इस वक्त कोई चीज़ सस्ती नहीं। कुछ भी नहीं। आप जब शाम में अपना कारोबार ख़त्म करते हैं, सब्ज़ी गोश्त चीज़ें ख़रीद के घर ले जाते हैं, कितने पैसे लग जाते होंगे? कम से कम 1000-1200 रुपये लग गए एक दिन के। और उसमें कितने वक्त का खाना बनता है? एक वक्त, 2 वक्त? एक वक्त का बनता है, 2 वक्त का काम बनता है। हमारी फैमिली है, फैमिली में एक वक्त का बनेगा, 2 टाइम का नहीं बनता। आपके लिए तो फिर बड़ी मुश्किल परेशानी बन गई। हाँ जी, शादीशुदा 2 बच्चे हैं, फिर इस तरह गुजारा नहीं होता।
बच्चे अभी स्कूल जाते हैं या छोटे हैं? नहीं, अभी छोटे हैं। तो वो कल को स्कूल भी जाएंगे जाहिर है। अभी भी छोटे बच्चों का कौन सा खर्चा कम होता है? दूध पर 1000 चीज़ें, बच्चे की बीमारी, तकलीफ। चलें जी, जिससे बात कर रहे हैं वो परेशान नज़र आ रहा है, वो दुख में है, तकलीफ़ में। आ जाएं जी, और लोगों से भी कुछ पूछते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा ये तो आवाम पूरी रो रही है, क्या अमीर और क्या गरीब। बिल्कुल सही है, सही है। तो अभी आप सब्ज़ी ख़रीदने आई हैं, कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? काफ़ी बेटे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब ये देखो ना, ये बेचारे गरीब हैं जो मांगने पे मजबूर हैं। ऐसा ही है जिसकी तनख्वाह बेचारे की 15,000 है, वो कैसे कैसे मैनेज करेगा, कैसे करेगा? बिल्कुल सही बात है। अभी तो मुझे लग रहा है मज़ीद चीज़ें महंगी हो गई। ऐसा ही है, पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ तो महंगी है। कौन सी चीज़ कौन खाएगा और क्या करेगा? फिर चोरियां ही रह गई हैं, लोग यही करने लगे हैं दोबारा से, गन पॉइंट कर लेते हैं। ये सब कुछ, हाँ, अभी मेरे बेटे के साथ हुआ। तो आपको लगता है हालात बेहतर होंगे, कीमतें कम हो जाएंगी? इम्पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल। डॉलर महंगा हो रहा है, हमारे रुपए की कदर कम होती जा रही है। महंगाई एक हकीकत है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। 1 किलो आटा लेते हुए मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, आंखें भीग जाती हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है। पिछले सालों में हमने यही देखा है, आवाम बुरी तरह से सफ़र करती है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हम माहिर माशियात के पास इस वक्त मौजूद हैं। जनाब आसिम जुल्फ़िकार अली साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से पेट्रोल प्राइस जो है इंटरनेशनली जब बढ़ती है तो पाकिस्तान में क्यों बढ़ जाती है, और ये जब बढ़ती है फिर बाकी चीज़ें क्यों इफ़ेक्ट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम देखते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक महीने के अंदर 2 बार, और अभी इम्कान है कि एक मरतबा फिर बढ़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही प्राइस ज़्यादा होती है तो लोगों की कुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये महंगाई एक हकीकत है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसकी बुनियादी वजह हमारा बहुत सारा इन्हसार इंपोर्ट के ऊपर है। जब तक हम अपनी इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे और खुद इन्हसारी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लेकर आएंगे, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। जिस भी मईशत का इन्हसार इंपोर्ट्स के ऊपर है, दरामदात के ऊपर है, उधर ऐसे ही मामला चलेंगे। आप डॉलर से अगर हम बात स्टार्ट करें तो डॉलर आप देखें कि पिछले 2 माह में तकरीबन 150 रुपए से 170-72 रुपए पर चला गया। बिल्कुल। जो चीज़ हमने इंपोर्ट करनी है उसके जहां हम 150 रुपए दिया करते थे, वहां अब हमने 172-73 रुपए देने हैं, तो वो नेचुरली चीज़ पहले से महंगी हो जाएगी। हमारी खुद इन्हसारी का आलम यह है कि हमने चीनी इंपोर्ट करनी है, उसकी प्राइस डॉलर में देनी है, हमने गंदम इंपोर्ट करनी है, हमने तेल इंपोर्ट करना है, और ये तेल हमने जिधर इस्तेमाल करना है उससे उसकी कीमतें खरीद बढ़ेगी और फिर उसका बर्डन आवाम के ऊपर जाएगा। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं हिस्ट्री, तो 2007-8 में जो ऑयल की प्राइस थी वो भी तकरीबन $100 की रेंज में गई थी। ठीक है। और आज $85 के आसपास इसकी ट्रेड हो रही है। जब हम $100 का ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे तो उस वक्त डॉलर की कीमत 80 रुपए के आसपास थी। लिहाजा हमें जब $100 पे हम 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर रहे थे तो ये 8,000 रुपए बनते थे। आज अगर $85 के ऊपर हम पेमेंट कर रहे हैं 170-72 रुपए के हिसाब से, तो ये तकरीबन 15,000 रुपए इसका कन्वर्जन रेट निकलता है। अब जो गाड़ी हम इस्तेमाल करते हैं उसके 80% चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, उसमें जो तेल डलता है वो भी इंपोर्ट हो रहा है, उससे जो तरसील होगी वो उसको इम्पैक्ट करेगी और चीज़ें फिर आगे महंगी से महंगी होती जाएंगी क्योंकि कीमतें खरीद उनकी बढ़ती चली जा रही है। इसके 2 हल हैं।
एक चीज के ऊपर तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये रियलाइजेशन 2018 में आई जब हमारा फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को आम लोगों की नॉलेज में लेकर आया गया, तो पता चला कि जी हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में $20 बिलियन का गैप है। लिहाजा हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है ताकि हमारा डॉलर की पेमेंट्स के लिए हमारे पास वसाइल मुहैया हो सकें। ये बिल्कुल सही डायरेक्शन थी, इसमें कोई गलती नहीं है और मेरा ख्याल है इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी आगे गई भी है। अच्छा, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने से मसाइल हल नहीं होंगे जब तक हम इंपोर्ट करने वाली चीज़ों को इंडिजिनाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो क्या क्या है? हम खुर्दनी तेल से स्टार्ट करते हैं। हम जिस चीज़ को देखें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, कपास पैदा करता है, चीनी पैदा करता है, चावल पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है। हमें तो यहाँ से चीज़ें बाहर भिजवानी चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए, बजाय कि हम वो सब कुछ यहाँ मंगवा रहे हैं। और फिर चलें, तेल की तो हम बात अलग कर देते हैं ना, वो तो पूरी दुनिया में ही चंद ममालिक हैं जहाँ से बाकी जगहों पर तेल जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ये सब चीज़ें भी बाहर से मंगवानी पड़ी? लेकिन वो मुल्क जो तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उधर महंगाई का ये आलम नहीं है। ऐसा तेल एक बेसिक आइटम है जो फ्यूल कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब आप इस तेल पर ही जरा 1 मिनट के लिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बिजली बनानी है तेल से, हमने ट्रेन चलानी है तेल से, हमने ट्रक चलाने हैं तेल से। हर चीज का इस्तेमाल में तेल बुनियादी हैसियत है। तो तेल की कीमत अगर ऊपर जाई जाएगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। बाकी आपने बात की हम एक ज़राई मुल्क हैं, हम बिल्कुल एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन ज़राअत के इनपुट्स भी तेल पर डिपेंडेंट हैं। अच्छा, आपने जो खाद है वो आपने इंपोर्ट करनी है, जो ट्रैक्टर का डीजल है वो आपने इंपोर्ट करना है। तो जब एक बंदे को चीज बनाने के लिए इनपुट्स की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, जो कि आपको मुझे हम सबको बेयर करनी पड़ेगी, जो कि हम कर भी रहे हैं। अब बिजली, दो चीजें फौरन डिस्कशन में आ जाती हैं। एक, बिजली की कीमत बढ़ गई, एक तेल की कीमत बढ़ गई। हर 15 दिन के 20 दिन के बाद आप देखते हैं 5 रुपए उससे होता ही है ना, कीमत जब बढ़ती है तो आपने खुद कहा हर चीज महंगी हो जाती है। हम भी देखते हैं हर चीज महंगी हो जाती है। अभी साबुन की कीमत में एक टिक्की के ऊपर 15 रुपए बढ़ा दिए गए। आप देखें, गरीब आदमी घर में साबुन भी ना लेके आए, फिर आटा, दाल, चीनी, सब्जी, उसकी तो मैं बात ही नहीं करी, चिकन, उसकी भी बात नहीं करी। आप सही कह रही हैं। देखें, ये बेसिक कमोडिटी आम आदमी को अपनी इनकम और अपने खर्चे को बैलेंस करना है। उसकी इनकम में वो इंक्रीज नहीं आ रही जो उसकी कॉस्ट में आ रही है, लिहाजा वो तकलीफ में है। लेकिन ये एक रियलिटी है। आपके मेरे 1 घंटे के प्रोग्राम में हम इसका हल नहीं निकाल सकते। इसमें हमें सीरियस एफर्ट करनी पड़ेगी और नेशनल लेवल पे एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसमें एक चीज के ऊपर अच्छा काम हुआ है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, दूसरी चीज लोकलाइजेशन करने का। आज हम गाड़ी इंपोर्ट हमने बंद की है, लेकिन गाड़ी की सीकेडी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो डॉलर में ही आनी है ना। ऐसे ही। तो हर चीज अगर डॉलर, जिन चीजों को हम लोकलाइज करेंगे जो कि एब्सोल्यूट लोकलाइज होंगी, हम अपनी चीजों से उनको मीट करेंगे, उनको प्रोक्योर करेंगे, उनको बना सकेंगे। सीमेंट की मिसाल मैं आपके सामने ले रहा हूं। सीमेंट के अंदर बेसिक फ्यूल जो है वो ऑयल है या कोयला है, ठीक है। तो उनकी प्राइसेस एक तो इंटरनेशनली ऊपर हैं, ऊपर से हमारा डबल इंपैक्ट आता है कि हमारा कन्वर्जन रेट भी एडवर्स है। तो लिहाजा हमारी कीमत ही इतनी बढ़ जाती है कि ये पास ऑन किए बगैर या इसका इंपैक्ट आम आदमी पर आना है, बेसिक आम आदमी को। शायद मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता हो अपनी आमदनी की वजह से, लेकिन जिस बंदे की आप मिसाल दे रही हैं कि जिसने साबुन की टिक्की अपने घर लेकर, जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार रुपए, अगर मैं कहूँ कि जिसकी तनख्वाह गवर्नमेंट के मिनिमम पे स्केल के मुताबिक 20,000 रुपए है, उसकी कीमत, चीजों की कीमत अगर 25% बढ़ जाएगी तो उसका बजट आउट हो जाएगा। आपने कहा है कि इसको मान लें कि हम रिवर्स नहीं जा सकते, हमें आगे ही जाना है। इसका मतलब है महंगाई ने और बढ़ना है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वो तबका जिसकी हम बात करें, जिनकी कुव्वत खरीद बिल्कुल ही जीरो होती चली जा रही है। डॉलर महंगा हो रहा है, हमारे रुपए की कदर कम होती जा रही है। डॉलर महंगा होने की क्या साइंस है? आज अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं तो मैं कहूंगा हम एक्सपोर्ट करेंगे $30 बिलियन
की और हम इंपोर्ट करेंगे 60 बिलियन डॉलर की। इसका मतलब है कि मेरे 30 बिलियन डॉलर शॉर्ट हैं। जो 30 बिलियन डॉलर शॉर्ट हैं उनमें मेरी मांग में इजाफा होगा। इसमें से 20, 22, 25 बिलियन मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी रिमिट कर देंगे। अब भी 5 बिलियन का गैप है, इसको कैसे पूरा करेंगे? इसको बोरो करके पूरा करेंगे। जो बोरो करेंगे इसके ऊपर फिर सूद देना होगा। लिहाजा ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल के ऊपर चल रही है। इससे हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमारा मसला एक्सपोर्ट का प्रमोट होना हमारे हक में ही जाता है, हमारे लिए फायदा मंद है, लेकिन हमें इंपोर्ट नीचे लाने की भी जरूरत है। अगर हम ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हम बेसिक रॉ मटेरियल्स तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, इनमें रिसोर्सेज और टैलेंट को डाल सकते हैं ताकि इसके अच्छे नताइज मिलें और हमारा इंपोर्ट पे रिलायंस कम हो। इंपोर्ट पे जब हमारा रिलायंस कम होगा तो ये हम डॉलर मैजिक में से थोड़ा सा निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हुकूमती सतह पर बहुत भारी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। जो लोग ये काम कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको लगाने की ज़रूरत है कि ताकि रॉ मटेरियल की आपने बात की वो तो कम से कम बना सकें। देखिए बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हमें अपने नेशनल रवैयों में भी थोड़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, वो थोड़ा सा हमें बताइए। ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं पानी भी इंपोर्ट वाला इस्तेमाल करूँ। अच्छा। मैं फल भी इंपोर्ट किया हुआ इस्तेमाल करूँ, मैं आटा भी इंपोर्ट किया हुआ इस्तेमाल करूँ। तो जब मेरी अपनी ख्वाहिश होगी कि हर चीज़ इंपोर्ट करें, दुकानदार ने तो बेचना है, तो इन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इन पर एक्सेसिव ड्यूटी इनका हल नहीं है कि इन पर ड्यूटी लगाकर इनको महंगा किया जाए। जिसने इंपोर्टेड पानी पीना है उसने किसी भी कीमत पे पीना है, इनकी इंपोर्ट ही बंद होनी चाहिए। सही होने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है कि आप केले इंपोर्ट करें जबकि आपका मुल्क सबसे बेहतरीन फ्रूट प्रोड्यूस करता है? आपको क्या जरूरत है कि आप चावल इंपोर्ट करें, आप गंदम इंपोर्ट करें कि जी मैंने आटा वो वाला लेना है जिसके ऊपर नेदरलैंड की स्टैंप लगी हो? क्या जरूरत है मुझे इन चीज़ों? कोई जरूरत नहीं है, गुजारा करें इसके ऊपर। चीनी 50 पे छोड़ के गए थे, 100 रुपए पे नहीं मिल रही। 100 रुपए पे मिल जाए ना तो ये कुछ शायद बड़ी खबर नहीं होगी। पहले क्या होता था, जितनी भी सब्सिडी होती थी फॉर ऑल होती थी टोटल पॉपुलेशन के लिए, जब आप 22 करोड़ के ऊपर उनको डिवाइड करते थे तो ट्रस्ट में वो कुछ भी नहीं होता था। बढ़ती हुई महंगाई पर हम बात कर रहे हैं, आवाम का क्या कहना है वो भी हमने आपको दिखाया और लीडरान क्या कहते हैं वो बातचीत भी आपने सुनी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बारे में अभी की हुकूमत बहुत सी बातें करती है और वो ये कहती है कि ये पिछली हुकूमतें छोड़ के गई हैं, इसलिए आगे महंगाई बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी और इतनी जल्दी से चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि सूबाई वज़ीर खुराक भी रह चुके हैं और अभी खुराक की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इनसे हम जानते हैं सबसे पहले तो इस दौरे हुकूमत की जो महंगाई का लेवल इतना ऊपर चला गया उसकी वजूहात ये क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी हम आवाम से बात करके आए हैं, फिर हमने हुकूमती पार्टी के रहनुमा से भी बात की। महंगाई जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, शेख खुलनुश ख़ास तौर पे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। आप खुद भी सूबाई वज़ीर खुराक रहे हैं, तो इसकी क्या वजह लगती है? सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ना या और भी कोई फैक्टर्स हैं? देखिए पेट्रोल की बात नहीं कर सकते आप, आटे की बात कर लें। जब शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, 10 साल मैं इंचार्ज रहा इन सारी चीज़ों का, उस वक्त आटा जब हम छोड़ के गए 35 रुपये था, आज 100 रुपये के लगभग बिक रहा है। उस अल्लाह माफ़ करे 1 किलो आटा लेते हुए मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, आंखें भीग जाती हैं। चीनी 50 पे छोड़ के गए थे, 100 रुपये पे नहीं मिल रही। 100 रुपये पे मिल जाए ना तो ये कुछ शायद बड़ी खबर नहीं होगी कि 100 रुपये लेके जाएँ, लाइनों में लग के ख्वार होकर वापस आ जाए, नहीं मिलती। मेडिसिन देख लें कितने 100% बढ़ चुकी है। पेट्रोल की बात करें, डॉलर की बात करें, किसी चीज़ की बात कर लें, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कर लें, वैसे लगता है जैसे बिजली, आसमानी बिजली किसी पे गिर पड़ी है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं
जो बंदा इससे इनकारी होगा वो एमको की जन्नत में रहता है। और हमने देखा है, मैंने आपको बताया कि मेरी एक लंबी, आप अवाम की बात करें, मैं अवाम ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यही अवाम, लाहौर शहर की अवाम मुझे अरसा दराज से कई डेकेड से मुझे मुंतखब कर रही है, बेपनाह मोहब्बत देते हैं लाहौर के लोग। मैं लाहौर की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूँ। इसमें यह है कि हमने कभी इस तरह के हालात नहीं देखे। महंगाई होना ये एक नेचुरल फिनोमेना है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि तमाम वजारतें मौजूद हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अगर नहीं है तो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ नहीं है। लोग पूछते हैं, इनके अपने वज़रा पूछते हैं, क्योंकि मैं वज़ीर भी रह चुका हूँ शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, तो यकीन जान नाम लिए बगैर मैं कोट करता हूँ, इनके वज़रा जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं वो पूछते हैं कि आप बताएं किस तरह कंट्रोल करते थे। तो यहाँ डिफरेंस क्या है हमारे जो गवर्नेंस में और आपकी गवर्नेंस में? तो ओनली डिफरेंस इज नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ। अब इसमें अगर आज इनसे सरकारी वो जो एक गवर्नमेंट की जो अम्ब्रेला होती है वो हटाएं तो इनको समझ आ जाए ये पब्लिक में आने के काबिल नहीं है। ये फैक्चुअल स्टोरी है। इस तरह के हालात मैं आपको बता रहा हूँ कि खवातीन मस्जिद में चले जाएं, वहाँ पे लोग रोक के कहते हैं कि जनाब ये क्या कर दिया, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही। उनके वज़रा, सीनियर वज़रा जिनको हम टेलीविजन पे देखते हैं, शेख रशीद साहब, मुझे कोई नहीं है, एक बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा नाम, वो टेलीविजन पे आके कह रहे हैं कि जी सुख ही सुख है। हमने कहे ऑल इज वेल नहीं है, जरा फील्ड में तो आके देखें। लोगों के 2 वक्त की नहीं, 2 वक्त की पुरानी बात है कि 1 वक्त के नवाला खाना उनके लिए मुश्किल हो गया। अच्छा बिलाल साहब, खान साहब का भी कहना है और उनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, वज़रा हैं, कैबिनेट है, वो ये कहती है कि ये 67 साल से ऐसे ही चला आ रहा था और मामला बड़े ख़राब थे। खान साहब ने भी पिछले दिनों खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि मुझे समझ नहीं थी कि मामला इतने ज़्यादा बिगड़े हैं, अब मैं देखता हूँ तो मामला बहुत ख़राब है, ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा और आवाम को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ब्लंडर यही है, कितना बड़ा धोखा दिया उन्होंने, कितना बड़ा धोखा है, झूठे वादे करके वो हम नहीं मानते, हम क्या अब तो पब्लिक भी नहीं मानती। वही पाकिस्तान है, इसी तरह गंदम यहाँ पे रिलीज होती थी, इसी तरह जो शुगर केन की क्रशिंग होती थी, इसी तरह दालें इंपोर्ट होती थी, कोई चीज नहीं है, इसी तरह पे वेजिटेबल ग्रो होती थी। वो तो कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से रोक के रखा, तो यही कर दें, आर्टिफिशियल इल्जाम लगाते हैं ना, इल्जाम ही लगाना है ना, सभी कहते हैं, तो वो यही कर दें। अच्छा बिलाल साहब, अभी तो तकरीबन 3 साल से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लोगों को शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बाकी का जो अर्सा है आपको लगता है कोई चेंज आएगा या हालात कुछ नॉर्मल हो, महंगाई में कुछ कमी आए? देखें, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग हमें तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती। मैं फील्ड का बंदा हूँ, मुझे पता है, मैं डायरेक्टली लोगों की पल्स पे मेरा हाथ होता है, हमें तो नज़र नहीं आती इस तरह की चीज़। और ये भी मुझे पता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये थोड़ा अरसा और यहाँ पे ये सर्वाइव कर गई, अल्लाह रहम करे, खाना जंगी का ख़तरा नहीं है, खाना जंगी आपके डोर स्टेप पे खड़ी है, मैं आपको बता दूँ। अवाम क्या कह रही है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, वो हमने आपको दिखाया और इस पर हुकूमती मौक़िफ़ आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका क्या कहना है, कब तक हालात बेहतर होंगे, ये महंगाई कहीं जाकर रुकेगी या नहीं, कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी या कहीं जाकर फुल स्टॉप भी लगेगा। तो इस पर बात करने के लिए हम PTI की रहनुमा हैं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, उनके साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं PTI की। उनसे जानते हैं कि ये कीमतें बढ़ने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी क्या कभी रुकेगा? अस्सलाम वालेकुम मैम। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हर चीज़ की, अभी हम मार्केट में सर्वे करके लोगों से बातचीत करके हर शख्स परेशान है। थैंक यू वेरी मच कि समा हमेशा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी लेती है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बताने के साथ साथ 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी। इन्फ्लेशन है एंड राइट आफ्टर कोविड, ये एक ऐसा इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसको पूरी दुनिया फेस कर रही है और बेस्ट इकोनॉमीज़ भी इस चीज़ को फेस कर रही हैं और सफ़र कर रही हैं। अगर हम पिछले 7 सालों में देखें तो पूरी दुनिया में जो एडिबल से लेके पेट्रोलियम मसनूआत सारी चीज़ों में महंगाई आई है और वो पूरी दुनिया में आई है। और आई वांट टू क्लियर कि वो ममालिक जो जिनका अपना तेल है
उनमें भी सिवाय 3 ममालिक को छोड़ के बाकी तमाम ममालिक से पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता है। आप इंडिया से बात कर लें तो तकरीबन हम उनसे हाफ प्राइस पे हैं और हमसे डबल पे हैं। ये श्रीलंका, बांग्लादेश, सारे नेबरिंग कंट्रीज़ खित्ते में भी सबसे कम। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल एडिबल्स और जिसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है आम आदमी की ज़िंदगी पे। पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम हम लोग टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर काम कर रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या रहता है कि जो तबका है जिसको ज़रूरत है, जो ख़त गुर्बत से नीचे चला गया अनफॉर्चुनेटली, और बड़ा लार्ज नंबर है पाकिस्तान में, उसको हम एक सपोर्ट सिस्टम दे दें कि वो कम से कम अपना खाना पीना और आम जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अपनी वो पूरी कर सके। उसके लिए हमने एहसास प्रोग्राम एक प्रोग्राम नहीं है, उसकी अम्ब्रेला के अंडर 170 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो उस तबके को हिट कर रहे हैं, उनको हम फाइनेंस कर रहे हैं कि वो इस महंगाई और इस इन्फ्लेशन को कैच कर सकें, मीट कर सकें। अगर हम बात करें जैसे सहूलत बाज़ार, सस्ते बाज़ार, यूटिलिटी स्टोर, ये भी उस तबके के लिए हैं कि क्वालिटी की चीज़ें, लेकिन सिर्फ ख़ास तबके। देखिए अगर मैं और आप हमें पहले क्या होता था, जितनी भी सब्सिडी होती थी फॉर ऑल होती थी टोटल पॉपुलेशन के लिए, जब आप 22 करोड़ के ऊपर उनको डिवाइड करते थे तो ट्रस्ट मी वो कुछ भी नहीं होता था, उसका इम्पैक्ट उस आदमी को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं रहता था। तो अब हम ग्रेजुअली कर रहे हैं। हम हेल्थ के अंदर देखो, सबसे बड़ा जो लोगों की लाइफ का बजट डिस्टर्ब होता है, अगर किसी घर के अंदर कोई क्रॉनिक डिजीज़ या कोई आम आदमी छोटी मोटी बीमारी भी आ जाए तो वो आपको पता है कि बहुत लोगों के एसेट्स तक बिक जाते हैं, और गरीब आदमी के पास होता ही क्या है बाय द वे। उसके लिए हमने टोटल पंजाब की पॉपुलेशन को बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम टोटल आपका नेशनल ID कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड होगा। उसके साथ हमने एहसास प्रोग्राम के तहत जो एहसास आमदन प्रोग्राम एक है वो, फिर आसान अक़सात पे कर्ज़े, रोज़गार के मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़, और हाउसिंग इंडस्ट्री की वजह से भी हमारी जो लेबर कम्युनिटी है उनके वेजेस भी बढ़े। फिर उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिवाइवल की वजह से भी जो उन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे भी हमारे जो इवन ये तक बातें रिपोर्ट हुई कि लोगों को लेबर नहीं मिल रही। तो हम ग्रेजुअली मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन होता क्या है, सपोज़ कि अभी जितना आपका पेट्रोल प्राइस बढ़ी है, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग पिछली माजी की जो गवर्नमेंट्स जो टैक्स और जो लेवी लेती रही हैं, अगर हम वो लगाते तो ये शायद इसकी प्राइस कहाँ जाके ठहरती। हमने जो उसके ऊपर जो परसेंटेजेस हैं वो भी कम की हैं, प्लस उसका हिट गवर्नमेंट खुद ले रही है, और आवाम को हम जितनी मैक्सिमम, आपने देखो याद रखें कि आपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर खेलना होता है, तो विद इन दैट लिमिट हम अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं। गवर्नमेंट अपने ऊपर बर्डन ले रही है, आवाम को रिलैक्स कर रही है। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहती हूँ, इंशाल्लाह हम लोग ये पूरी कोशिश है कि हर UC लेवल तक, उसमें ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी इनिशियली PP लेवल तक हम ये सहूलत सस्ते बाज़ार हर टाउन के अंदर, फिर उसको UC के अंदर लेके जाए, ताकि जो टारगेटेड सब्सिडी उसको लोग हमारे एंजॉय करें। जैसे किसानों के लिए देखें ना, हमने कितना अच्छा सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर उनको जो मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम दे रहे हैं। आपने बहुत सी मुझे चीज़ें बताई कि पाइपलाइन में ये है, हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, सब्सिडी देंगे, टारगेटेड सब्सिडी होगी, देंगे जो डिज़र्व करते हैं लोग। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ इस तरह से है जो हम अभी देख कर आए हैं। एक शख्स जिसकी 15 से 20 हज़ार रुपये आमदन है, आपको खुद अंदाज़ा है कि वो बहुत बड़ा तबका है जी, या तो बिल्कुल लोअर क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास का, वो सफ़ेद पोश जो कि तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। अब फौरी तौर पर ऐसे क्या इक़दाम हैं कि उनको रिलीफ दिया जा सके? जैसे मैंने आपसे कहा कि आटा मार्केट में भी हम सर्वे करके आए, शॉर्ट है, लोगों ने खुद बताया। पहले लोग कहते थे चलें आप गोश्त नहीं खा रहे, आप दालें खा लें, दालें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, चिकन की प्राइस तो वैसे आसमान से बातें करती है। शायद अब कोई मेहमान आता है तो लोग घर में गोश्त ले आते हैं मजबूरी की हालत में। उनके लिए क्या रिलीफ है? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कीमतें बढ़ रही हैं, मगर दूसरी तरफ से जो तनख्वाहदार तबका है, जो कहीं डेली वेजेस पे काम करने वाला है, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, वो पिछले कई साल से वहीं पर हैं।
इसका क्या हल है? जी, एक तो आई डोंट नो कि आपने किस जगह लोगों से पूछा है आटे की किल्लत की, कहीं किसी जगह पे मैं आपको भी मैं अर्ज करती हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में कहीं गंदम की शॉर्टेज नहीं है। जो कोटा फ्लोर मिलों को दिया जाना चाहिए वो गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडाइज रेट पे हम दे रहे हैं। 1100 कीमत भी वही है, 55 रुपये फ़ी किलो आटा भी वही है, कहीं शॉर्टेज नहीं है। अगर इंपोर्ट हम खाली सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वी नीड कि हम ये जो इन्वेंट्री है अपने 160 डेज़ की, अब आधी अगर हम इस साल कर लेते तो आधी अगले साल करें, तो ये वंस फॉर ऑल चीज़ें आपकी प्राइस में ये जो अचानक से हाइप हो जाती है, ये जो निकालते हैं जब चोर रास्तों से, तो फिर जब शॉर्टेज होती है तो उसका बहुत भुगतना पड़ता है आवाम को। एक तो प्राइस ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से शॉर्टेज भी, किल्लत भी रहती है। एक और सवाल है, ज़राई ज़मीन है हमारी, हम वो वक्त भी था जब हम चीज़ें बाहर भिजवाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, अभी भी वही लैंड्स हैं तकरीबन 50 सालों से। जी मैं अर्ज़ करूँ, तकरीबन मेरे फिगर्स को इससे ऊपर ही साल हो सकते हैं, तकरीबन पिछले कोई 50 सालों से या इससे भी ज़्यादा हमेशा हर चीज़ मंगवाई ही जा रही है। वजह पॉपुलेशन बढ़ती गई, मॉडर्न टेक्निक्स पे नहीं गए, पर एकड़ झील नहीं। और फिर एक और मज़े की बात बताऊं कि आपके 22 करोड़ एकड़ है आपके मुल्क में ज़मीन अवेलेबल, उसमें से सिर्फ कोई 5-5.25 करोड़ एकड़ ऐसी है जिस पे काश्तकारी हो रही है। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई जो पाइपलाइन में है, जो सब्सिडी दी जानी है टारगेटेड हमारे तबके को, उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड है हमारी, उस पर जो काम होना है, एजुकेशन पर जो काम होना है। और बात वहीं पर आ जाती है कि आवाम के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें भी उस तबके का जो कि ख़त गुर्बत से भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नीचे जा रहा है, उनको रिलीफ देने की ज़्यादा ज़रूरत है, तनख्वाहों को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। जैसे हेल्थ कार्ड का इन्होंने जिक्र किया, अगर वो हो जाता है तो वो, क्योंकि दवाएं भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चली जा रही हैं, यही परेशानी की बात है। और हम तो आवाम की आवाज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो मसाइल सबके सामने रखते हैं। आज भी हमने आवाम की बात भी की, फिर हमने जो हुकूमती पार्टी है उससे भी बात की, आप तक पहुंचाई। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को तरक्की दे और ये जो मसाइल हैं ये हमारे हुक्मरान जल्द से जल्द हल कर सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फराह इक़रार और टीम आवाम की आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।